Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा चलिए बात करते हैं। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने की कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, तो पहली चीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी चीज डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरी चीज बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, और स्पेशली लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो होना जरूरी है, तो ही उसे डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों चीज हो नहीं हो चलेगा, बट अगर ये नहीं है तो नहीं चलेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बेटा एक बात और समझना कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। बेटा सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है बेटा, x, क्योंकि x आप अपने मन के अकॉर्डिंग डाल रहे हो। ठीक है, आपकी मर्जी x को क्या डालना है, बट y बेटा डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, फंक्शन पे और x पे, दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि y मेरी आउटपुट है और आउटपुट फंक्शन पे भी डिपेंड करता है और इनपुट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो y मेरा क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x मेरा क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन सी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। ठीक है, अगले में बात करें तो इंडिपेंडेंट है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ये भी होगा। मैंने कहा ना डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट है, बाकी दोनों हो चाहे नहीं हो चलेगा। तीसरा भी बिल्कुल होगा क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। चौथा नहीं होगा क्योंकि बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट एब्सेंट है। देखो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, तो बेटा ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना, अगला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, होगा। उससे अगला बेटा ये काम की बात है, बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ मैंने dy अपॉन dx इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो बेटा ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता। अगर आपने आर्बिट्री कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रह जाएगी। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? ठीक है, हाँ, तो इधर क्या है देखो आर्बिट्री कांस्टेंट a आ रहा है, तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन काउंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर क्या होता है बेटा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जो भी मेरी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है बेटा, वही बेटा मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्या बोल रहा है बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y प्लस ई की पावर एक्स। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, देखो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन कौन सा है बेटा, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। हायर डिग्री हम हायर ऑर्डर का कौन सा है बेटा, 2 वाला, तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा आपका 2 हो गया। ठीक है ना, हाँ। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या बोल रहा है बेटा, देखो अगला बोल रहा है बेटा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस में 6 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बेटा देखो इसका तो इसकी डिग्री तो 2 है और इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, बट बेटा ध्यान रखिएगा इनके बड़े होने से काम नहीं चलता। ऑर्डर क्या शो करता है, हाईएस्ट, जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हायर ऑर्डर शो करेगा, डेरिवेटिव का जो हायर ऑर्डर होगा वही बेटा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाएगा। तो दोनों में से कौन सा हायर है बेटा, 3 हायर है, थर्ड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हो गया बेटा, थर्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा डिग्री की। तो डिग्री क्या लिखी हुई बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल एंड फ्रैक्शन। और हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in differential equation when it written in polynomial polynomial form in differential equation। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये, मतलब कोई फालतू बात फोकस नहीं है कि भैया जो भी मेरा हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जो भी मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का हाईएस्ट ऑर्डर होता है, वो तो भैया मेरा ऑर्डर कहा जाता है। जैसे इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, और जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होती है, जैसे अगर मैं बात करूं इधर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, इसका कितना है 1, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होती है बेटा उसको मैं बोलूंगा डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है 1, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है,
जैसे इसमें बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है बेटा, 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। नहीं 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 नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है बेटा, ये रहा 3, तो ऑर्डर कितना 3, और इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री है 1, तो डिग्री मेरे पास कितनी हो गई 1। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इधर देखते हैं बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है बेटा, देखो 3, उसकी डिग्री कितनी है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 और डिग्री कितनी होगी 2। ठीक है। हाँ, अब बेटा इनमें एक बात मैंने और लिखी थी, रेडिकल फ्री और फ्रैक्शनल फ्री। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि हमको देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस में अंडर रूट 1 प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आप देखें तो देखो मेरे पास जो डिग्री जा रही है वो फ्रैक्शन जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है या रेडिकल आ रहा है, इस तरह का कोई चीज आ रहा है, तो बेटा आप उसको पहले रिमूव करो, वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद आंसर दो कि भैया मेरी डिग्री क्या है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो ये कैसे रिमूव होगा बेटा, पहले इसको एक तरफ लेके जाओ, स्क्वायरिंग करो, उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा वही बेटा मेरा फाइनल आंसर काउंट किया जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें ऑर्डर क्या ये जा रहा है बेटा, इसका 1 इसका 2, तो ऑर्डर हो गया 2, और हाईएस्ट ऑर्डर वाई की डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री की मेरे पास कितनी हो गई। ठीक है। एक्सेप्शन जो भी मैंने बोला कि भैया फ्रैक्शनल हम काउंट नहीं करते, पहले फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे उसके बाद काउंट करेंगे, वही लिखा हुआ है। मेक डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल फ्री बिफोर आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले उसको रेडिकल फ्री करो, मतलब फ्रैक्शन फ्री करो। जैसे इधर मैं बात करूं तो इधर अंडर रूट लग गया, तो पहला काम क्या होगा, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ऑर्डर कितना होगा, देखो ऑर्डर मेरा हाईएस्ट कितना है 3, और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेकंड बात बेटा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात क्या बोल रही है बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग E is equal to dy upon dx, ln is equal to dy upon dx, sin is equal to dy upon dx, cos is equal to dy upon dx is undefined. is undefined काम की बात समझना, आफ्टर सॉल्विंग लिखा हुआ है। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखा है, आपने उसको सॉल्व किया और सॉल्व होने के बाद आपके पास इनमें से कोई भी चीज आ गई, तो बेटा इनकी डिग्री इंफिनिटी हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है। क्या होती है, अनडिफाइन होती है। सर क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बेटा? सिंपल सी बात है, जैसे भाई ये वाला मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई मुझसे इसकी डिग्री क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा इसकी, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करके ई को हटा दूं, जैसे मैं हटाऊंगा तो मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये मेरा फंक्शन एल एन के अंदर चला गया, तो अगर कभी भी एल एन के अंदर ये चला गया, ठीक है, जो ही मेरी हाईएस्ट डिग्री है वो एल एन के अंदर चली गई, ठीक है ना, तो बेटा उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है। अगर मेरी हाईएस्ट ऑर्डर अगर एल एन के अंदर चला गया तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। सर अनडिफाइंड होने का पर्पस क्या है बेटा? क्योंकि बेटा हम जानते हैं एल एन अगर मेरे पास है तो एल एन को निकालने का तरीका, इनके पास हमारे पास क्या होता है, सीरीज जो हमने किसमें पढ़ी थी, लिमिट के अंदर पढ़ी थी, याद है सभी को, एक्सपेंशन सीरीज, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो बेटा एक्सपेंशन सीरीज की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, इन्फिनिटी। कितनी थी, इन्फिनिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब आप सोचो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो लगाओ इसकी डिग्री क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो क्या मैं इसकी डिग्री को निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, तो डिग्री क्या होगी बेटा, अनडिफाइंड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है बेटा। हाँ, कि सीरीज क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर मेरा इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम अनडिफाइंड बोलते हैं। बट बेटा फिर से सॉल्व करने के बाद लिखा हुआ है आफ्टर सॉल्विंग। जैसे मेरे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैंने लिखा है e टू द पावर डी टू वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आपने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड मत बोल देना। क्यों, अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, पहले सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ln लगा दूं दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिला बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ln 2x। अब ऑर्डर किसका देखा जाता है, हाईएस्ट और हाईएस्ट डेरिवेटिव का। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है। क्या ये ln के अंदर है, नहीं है। e के अंदर है, नहीं है। इसका मतलब आप इसको इजीली इसके बारे में कमेंट कर सकते हो। तो डिग्री कितनी हो गई बेटा, ऑर्डर कितना हो गया 2, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, सही कर लीजिएगा। ऑर्डर कितना हो गया 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, और डिग्री कितनी हो गई बेटा मेरे पास 1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया कि ऑर्डर और, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस y डैश क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस। बेटा देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है आपकी e की पावर y डैश, e की पावर y डैश सीरीज चल रही है ये e की पावर x की, और x की जगह क्या है मेरा y डैश।
तो मेरा आ गया y इजिकल टू ई की पावर वाई डैश। हमने कहा था कि अगर कभी भी ई की पावर में डेरिवेटिव आ जाए, देखो अगर कभी भी ई की पावर में डेरिवेटिव आ जाए तो पहले सॉल्व करो और आफ्टर सॉल्विंग के बाद जवाब दो। क्या सॉल्व हो सकता है अभी? बिल्कुल हो सकता है, दोनों तरफ ln लगा दो। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा y डैश इजिकल टू ln y। तो अब बेटा ऑर्डर कौन सा? इसका कितना है? 1, और इसकी डिग्री भी कितनी है? 1। तो ऑर्डर मेरा 1, डिग्री मेरी 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा बेटा एक बात और समझना बेटा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब मैं सिंगल डेरिवेटिव बोलूंगा बेटा उसको हम d1x बोलते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या बोलते हैं बेटा? d2x बोलते हैं, ठीक है ना। तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? मान लो मुझे d3y अपॉन dx क्यूब लिखना है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? मैं इसको बोलूंगा d3x। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर यहाँ पे n होगा तो बेटा मेरे पास हो जाएगा dnx, ठीक है। अच्छा अब सर एक बात और समझिए कि इस ऑर्डर और हमने जो डिग्री पढ़ा इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है जरा वो समझिएगा बेटा। देखो ऑर्डर और डिग्री का फायदा क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह, कितनी बार हमको इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है, कितनी बार हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट ड्राइव करना है बेटा, वो मुझे बताता है कि मेरा ऑर्डर क्या होगा। मतलब डिग्री और ऑर्डर की जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो मुझे वो बताती है, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल सी आपसे बात बोलता हूँ कि भाई मैंने कोई इक्वेशन ले ली, आपके पास ये रहा x1। अगर बेटा मैं 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे मिलेगा x प्लस c1, ठीक है। सॉरी इंटीग्रेट करूंगा तो, ठीक है ना। फर्दर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा? मुझे x²/2 प्लस c1x प्लस c2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो बेटा ये मैंने क्या किया, मेरे पास मुझे d2y/dx 1 दे रखा था। क्या दे रखा था? 1 दे रखा था। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मेरे पास ये आया। मैंने इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया, बेटा मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर मैं इसको वापस डेरिवेटिव करता तो वापस यही आता, फिर से डेरिवेटिव करता तो फिर से यही आता, और बेटा फिर से डेरिवेटिव करता तो मेरे पास क्या आता? 0 आता, नहीं आता? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके ओके ठीक है सर। बट अगर मैं इसको फिर से इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दूं तो 0 का इंटीग्रेट कितना होता है? c1। अगले का c1x प्लस c2। फिर अगले का मुझे क्या मिलता है बेटा? मुझे मिलता है c1x²/2 प्लस c2x प्लस c3। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास सिर्फ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, बट यहाँ पे कितने आ चुके हैं? 3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे कितने आ चुके हैं? 3। सर क्यों 3 क्यों आए? क्योंकि बेटा आपने इस इक्वेशन को 3 बार डेरिवेटिव कर दिया। कितनी बार कर दिया? 3 बार। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा, जितनी मेरी ऑर्डर होगा, जितना मेरा ऑर्डर होगा बेटा, फंक्शन को मैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर मैं बोलूं जितने मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसकी उतना ही ऑर्डर कहलाया जाएगा। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 बार ही होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं 2 मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे इसको 2 बार ही डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? और अगर मैं बोलूं कि भैया सर यहाँ पे 2 आपका 2 ऑर्डर का है, इसका मतलब आपको उसको 2 बार इंटीग्रेट कर सकते हो, उससे ज्यादा इंटीग्रेट नहीं करना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमें ऑर्डर बताता है कि मैं उसे कितनी बार डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करूंगा, ऑर्डर एज वेल एज आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि ऑर्डर और आर्बिट्री कांस्टेंट बेटा आपका हमेशा इक्वल होने चाहिए। सर इसका फायदा क्या होता है? अभी क्वेश्चन पे आते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, काउंटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे मैंने बोला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो बेटा मोस्टली बच्चे बोलते थे सब 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। कौन कौन से? a b c। तो बेटा ध्यान रखना इधर 3 नहीं है। क्यों? इधर एक्चुअली मेरे 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर मैं पूरे फंक्शन का c से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? a/c x² प्लस b/c x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस पूरे को मैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट मानूंगा c1, पूरे को मानूंगा c2। तो सर ऐसा हमने क्यों किया? तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी आप आर्बिट्री कांस्टेंट निकालो तो ट्राई करो मिनिमम से मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने का। क्या करने का बेटा? मिनिमम से मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल। बेटा देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया है, मैंने लिया y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब बेटा अगर मैं इसमें बात करूं सर इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो बेटा मैं बोलूंगा 4। सर 4 कैसे? मैं बोलूंगा a b c d। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने यहाँ पे ABCD को डिवाइड कर दिया था। मैं कहा ठीक है यहाँ पे भी कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप मान लो डी से पूरे का डिवाइड करते भी हो तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? a/d। ओके सर ठीक है, इधर भी आएगा a/d। ओके ठीक है, इधर भी आएगा a/d। ओके ठीक है सर, ये तो 1 हो गया, अब तो 3 है। मैं कहा बिल्कुल सही बोला बेटा,
बट डिवाइड तो दोनों तरफ होगा ना, इधर कौन करेगा? लो, तो बंधु यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो ये भी तो बन गया ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 3 कब बनने थे? जब सामने 0 था, आपने ध्यान नहीं दिया। 3 कब बनने थे? जब सामने 0 था, क्योंकि जब आपने इसको डिवाइड किया तो 0 पॉइंट समथिंग गायब हो गया, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे y डाल दिया तो y डालते ही इसके अंदर 2 नहीं 3 आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट होंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? 3। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मुझे मिनिमम करना है बट जबरदस्ती नहीं करना। हाँ, जितना हो सके अपनी तरफ से प्रयास करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला मेरे पास दे रखा है y इक्वल टू सी एक्स क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब बेटा इसमें अगर मैं पूछता हूँ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो मैं बोलूंगा बेटा एक क्यों? क्योंकि बेटा तीनों की तीनों मेरे सी से रिलेटेड है। तो बेटा ध्यान रखना, इफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज रिलेटेड टुगेदर डायरेक्टली देन काउंट एज वन। अगर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट डायरेक्टली लिंक हो रहे हैं, जैसे भाई सिंपल सी मैं बात बोलता हूँ आपको, मैंने बोल दिया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने आगे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा? सिर्फ एक है। कौन सा? ए, क्योंकि तीनों में डायरेक्ट लिंक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इधर मैं देखता हूं, देखो तो सी जा रहा है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर x प्लस c3 प्लस c4 e टू द पावर x प्लस c5, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आर्बिट्री कांस्टेंट। बेटा देखिए, अगर मैं इधर बात करता हूं तो ऑर्डर डिफरेंशियल निकालने का मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो सर मैं कैसे निकालूं? बेटा मैंने कहा था मिनिमम से मिनिमम प्रयास करो, मिनिमम से मिनिमम। तो उसको ओपन कर दूं पूरे को पहले तो मैं, मुझे क्या मिलेगा बेटा? c1 प्लस c2 e की पावर x प्लस सी एक्स क्यूब e की पावर c3 प्लस इधर क्या मिलेगा बेटा? c4 प्लस e की पावर x प्लस सी की पावर 5। बेटा दिख रहा है दोनों में से की पावर x कॉमन निकल गया। बेटा मेरा दोनों में से की पावर x कॉमन निकल गया। अब आप जानते हो मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट मान सकता हूँ, ये पूरा कांस्टेंट है k। मैंने कहा ना मिनिमम से मिनिमम लेना है। मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू k इंटू ई की पावर x। आया कि नहीं आया? इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा बेटा? इसका 1 होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका बेटा ये यूज होता है, इसका ऑर्डर का मतलब कि भैया मैं इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो निकाल सकता हूँ वो एक ऑर्डर तक ही निकल सकती है, ठीक है ना। उसके आगे हम निकालेंगे तो बेटा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, लूप बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ई की पावर एक्स है। अब समझ में आया ऑर्डर का फायदा क्या होता है कि मैं कितना तक इसमें बात कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के भैया डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करें? तो बेटा यहाँ पे सबसे काम की बात, पहला चीज क्या है? काउंट आर्बिट्री कांस्टेंट। के भैया आपको आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करने हैं कि मेरी इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हाट एवर द नंबर कम से 3 4 5 एंड सो ऑन देन मस्ट द दैट मस्ट टाइम वी हैव डिफरेंशियल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा सिंपल सी बात, ये देसी भाषा में मैं बोलूं तो ये बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करो, और जितने ही मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, मान लो आ रहा है 2 3 4 जो भी आ रहा है, ठीक है, उतनी बार दैट मस्ट टाइम का मतलब उतनी बार उस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो आर्बिट्री कांस्टेंट आपके 3 आए, इसका मतलब आपको इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। मान लो 2 आए तो आपको इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं मुझे निकालना है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फाइंड y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बेटा? 2। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? 2 बार। तो भैया मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, पहली बार किया तो मुझे क्या मिला? a इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे क्या मिला? डबल d2 y इज इक्वल टू a ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स, ठीक है। अब जब आपने 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो आप चेक करिए क्या आर्बिट्री कांस्टेंट बने हुए हैं? बने हुए हैं। और मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तो आगे डिफरेंशिएट करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट तो सिर्फ 2 बार ही करना है। क्या बात समझ में ही नहीं आई? अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो सिर्फ 2 बार ही करना है, और अगर उसके बावजूद उसमें कोई वेरिएबल या आर्बिट्री कांस्टेंट रह जाता है तो बेटा प्रीवियस दोनों इक्वेशन से उन दोनों की उन वैल्यूज को निकाल के आपको थर्ड इक्वेशन में डाल देना है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
प्रीवियस दोनों इक्वेशन में मान लो आपका 2 आया है, आर्बिट्री कांस्टेंट 2, तो आपने 2 बार डेरिवेटिव करके यहाँ पे आ गया। तो इससे पहले कितनी इक्वेशन निकली है बेटा? एक इक्वेशन ये निकली है, दूसरी इक्वेशन ये निकली है, ठीक है। तो आप इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को यहाँ डाल दोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मान लो आर्बिट्री कांस्टेंट 3 होता तो थर्ड 3 बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है ना। और तीसरी वाली इक्वेशन के अंदर जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं तो पहली, दूसरी और तीसरी को चेक करते हुए उसको रिप्लेस कर देते। क्या क्लियर? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो पहली से ही काम चल जाएगा। देखो ये जो यहाँ पे आई है वो एज इट इज ये है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी की जगह क्या रख दूंगा, y पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू y। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c। बेटा देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, 2। कैसे? c से डिवाइड कर दो तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट। बेटा पहली बार किया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2ax प्लस 2by dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, हाँ जी पहली बार तो 2 गायब हो गया, ठीक है। फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिलेगा बेटा, ये तो आ गया a, इधर आ गया b। बेटा इधर क्या लगेगा बेटा, u इंटू v। पहले y कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस फिर बेटा ये वाला dy अपॉन dx कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो बेटा दोनों मल्टीप्लाई कितने हो गए बेटा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 बार मेरा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है ना, जो सॉरी डेरिवेटिव हो चुका है। अब मैं इसको आगे डेरिवेटिव नहीं करूंगा, बट सर अभी भी मेरे पास कांस्टेंट है कि नहीं है? तो अगला काम क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस दोनों इक्वेशन से इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं a को उधर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिल जाएगा y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। क्या मिलेगा बेटा, माइनस a बाई बी। तो बेटा a बाई बी की वैल्यू को बेटा प्रीवियस इक्वेशन से निकालोगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, देखो यहाँ से निकल जाएगा इजीली, क्योंकि इधर तो c है, फिर से दिक्कत आएगी, a बाई बी देखो इधर ओनली a और b है, ठीक है। तो इस फंक्शन को उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिल गया बेटा, अगर मैं इस फंक्शन को इधर ले जाके डिवाइड करता हूं तो बेटा यहाँ से मुझे a बाई बी माइनस a बाई बी क्या मिलेगा बेटा, मुझे माइनस a बाई बी मिलेगा बेटा y बाई एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो बेटा इसको उठा के हम इधर डाल देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आ गया y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स डी अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, हाँ। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट था। देखो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको ये पता नहीं होता कि भैया मुझे क्वेश्चन को कितनी बार डेरिवेटिव करना है, तो पॉसिबल है आप इस फंक्शन को एक बार और डेरिवेटिव कर देते, और जैसे आप इसे डेरिवेटिव करते तो आप ए को तो पूरा ही गायब कर चुके होते, ठीक है ना। और अगली क्वेश्चन फिर आप बी के लिए बैठते और सिर्फ बी की वैल्यू को डालते और अपना आंसर गलत कराते। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो आर्बिट्री कांस्टेंट निकालना जरूरी है, जिससे कि पता पड़े कि आपको इक्वेशन को एटलीस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल ऑफ y एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना है बेटा, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, इससे क्या हो जाएगा, माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अगला काम क्या होगा बेटा, देखो दोनों में से dy अपॉन dy मेरा कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा मेरे पास, x प्लस वाई बाई dy अपॉन dx y माइनस x, ठीक है। अब बेटा a को मुझे निकालना पड़ेगा, a कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो a कितना आ गया, देखो यहाँ से निकाल लूँ, a आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी वाई। बेटा इस वैल्यू को यहाँ पे डाला, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इज x into y dash is equal to y log y is a differential equation of y is equal to e की पावर cx, ठीक है। यही एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं बेटा, सिंपल सी बात है कि मुझे चेक करना है कि भैया ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूं, मुझे क्या मिल गया, log y इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो बेटा इधर मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है बेटा, सिर्फ एक, जो कि क्या है, c है, ठीक है। तो c को मैं पहले ही निकाल लूं क्योंकि मुझे पता है बाद में यूज होने वाला है। तो c यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, c मेरे पास आ गया log y अपॉन x, log y अपॉन x। अगला काम क्या होगा, इसको एक बार डेरिवेटिव कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी, सी की जगह ये वैल्यू डाल दो, आपका बेटा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इज y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर, y इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश का होल स्क्वायर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर c2x।
ये बेटा जेई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा जेई एडवांस है, अच्छा लेवल का है। बेटा देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो बेटा मेरे पास इधर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है C1 और C2, ठीक है। इसके बाद मतलब मुझे फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट किया इसको, मुझे क्या मिलेगा y डैश C1 e टू द पावर C2 x स्क्वायर इंटू C2, ठीक है। फिर से किया बेटा, मुझे क्या इस बार मुझे क्या मिलेगा बेटा, इस बार बेटा मुझे मिलेगा C1 इंटू, देखो C1 C2 तो ऑलरेडी था, ये तो एज इट इज कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, और बेटा जब फर्दर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास एक C2 और आ जाएगा, एक C2 मेरे पास और आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इंटू ई टू द पावर C2x, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास, ध्यान से देखो बेटा, तो मेरे पास फंक्शन में दो वेरिएबल आ चुके हैं। मैंने कहा था आपको वेरिएबल को प्रीवियस से रिमूव करना होगा, तो कैसे करूं? तो एक चीज तो आपको सिंपल सी दिख रही है कि मेरे पास y डैश क्या था बेटा, मेरे पास y डैश था C1 इंटू C2 इंटू ई टू द पावर C2x। इसका मतलब C1 इंटू C2 इंटू ई टू द पावर C2x को बेटा मैं पूरे को उठा के क्या डाल दूंगा, इसकी जगह बेटा मैं पुट कर दूंगा y डैश को। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट सर अभी भी तो C2 बैठा है, अभी भी तो C2 बैठा है, तो C2 कैसे निकालूं? मैंने कहा ना कि प्रीवियस इक्वेशंस को यूज करके आपको रिमूव करना है। तो देखो अब आप जाओ C2 के पास, तो देखो मुझे दिख रहा है y1, y क्या है बेटा, देखो अगर मैं y डैश को देखता हूं तो y डैश मेरे पास C1, ये जो बिंदु है ये पूरा क्या है बेटा, मेरे पास y है, तो मैं बोल सकता हूँ y डैश इज इक्वल टू C2y। तो बेटा C2 मेरे पास कितना आ गया बेटा, मेरे पास C2 आ गया y डैश अपॉन y। क्लियर? इसको उठा के यहाँ रख दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया y डैश, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन y इंटू y डैश, दैट इज y क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इक्वल, तो आंसर क्या आ गया? यस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m where m belongs to n का मतलब नेचुरल नंबर, for y is equal to e की पावर x is solution of d3y plus 3 d2y plus 4 dy plus 12y is equal to 0। बेटा d3y क्या है बेटा, मतलब मेरा y का ट्रिपल डेरिवेटिव। क्या? ट्रिपल डेरिवेटिव। अब आपसे बोल रहा है एग्जामिनर कि मुझे m की वैल्यूज निकालनी है जिससे कि ये क्या बन जाए, ये इस इक्वेशन का क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे m निकालना है, सिंपल सी बात है। करा क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल जो मुझे बोल रखा है वो करते जाओ। इसका तीन टाइम डेरिवेटिव कितना होगा? देखो हम जानते हैं कि जब जब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर mx दे रखा है, नहीं दे रखा? तो जब जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा e की पावर mx तो एज इट इज रहेगा, रहेगा ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस m मेरा सामने आता रहेगा, एक बार करूंगा तो एक m सामने आएगा, दो कर दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तीन कर दूंगा तो क्यूब हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मेरे पास इक्वेशन पहली बात तो क्या बनेगी बेटा, इसके लिए m क्यूब e की पावर mx, इसके लिए प्लस 3m स्क्वायर e की पावर mx, इसके लिए 4m e की पावर mx, और बेटा लास्ट के लिए 12 e की पावर mx। अब आपको दिख रहा है पूरे में से e की पावर mx कॉमन निकल चुका है, अंदर क्या बचा, ये रहा फंक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इक्वेशन क्या है बेटा, क्यूबिक। तो बेटा अगर आप चेक करोगे तो बेटा यहाँ से m की आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी बेटा, तीन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसलिए आप जब पेपर दोगे तो एग्जाम में आपके पास ऑप्शन 1 3 भी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बट एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बोला था एग्जामिनर ने बोल रखा है कि n इज नेचुरल, यही सिली मिस्टेक हो जाती है, करने के बाद भी आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। हाँ तो मैं -2 को काउंट नहीं करूंगा, तो मेरे आंसर कितने होंगे, सिर्फ 2, 2 और 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ये आपको होमवर्क करके लाना है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर k प्लस 1 x is solution of d2y upon dx square minus 4 dy upon dx plus 4y। फाइंड के सेम क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। अगली हेडिंग आपसे बोल रहा है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। सिंपल सी बात है बेटा, केमिस्ट्री ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लॉलीपॉप होते हैं, बट क्वेश्चन देख के दिमाग में नहीं आता करना क्या है, बस मेन बात ये है, नहीं तो क्वेश्चन देखते ही खत्म है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो भाई ऑल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हम सब जानते हैं बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसका मतलब कितना डेरिवेटिव, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब कितनी बार डिराइव होगा, दो बार डिफरेंशिएट होगा। एक बार किया कितना आया m, दो बार किया कितना आया 0। क्या सेकंड बार करने पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एक्सचेंज करने की जरूरत है, नहीं जरूरत, तो आंसर क्या आ गया बेटा, यही मेरा आंसर हो गया।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? बट जब रैंडमली पूछ लेते हैं कि भाई और प्लेन और लाइंस के लिए निकालो, तो बच्चा सर ऑल लाइन के लिए कैसे निकालूं यार मैं, ठीक है, तो वहां पे बच्चा सर ऑल लाइन के लिए कैसे निकालूं, ऑल सर्कल के लिए पूछ लेगा तो कैसे निकालूं? भाई जैसे कुछ भी पूछो, ऑल सर्कल की पूछो भाई फाइंड इक्वेशन डिफरेंशिएट ऑल सर्कल्स, तो आप तो जनरल इक्वेशन बनाओ और उसको डिफरेंशिएट कर दो जितने में आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप खेल खत्म, ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 बेटा देखिए आर्बिट्री मेरे पास है इक्वेशन एंड पास करिए 1,1 से, तो y माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है सिर्फ एक, तो m की वैल्यू पहले हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है आगे काम आए, तो m कितना आ गया y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो बेटा y का डी अपॉन डी एक्स, और इधर बेटा मेरे पास हो गया ओनली m को उठा के यहाँ पर देखो आपका आंसर आ गया डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड differential equation of all circles having center at y-axis and passing through origin। मैंने कहा ना कि फिर से all circles बोलते ही बच्चे का दिमाग थोड़ा सा साफ सा हो जाता है, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखिएगा, दिमाग से करिए। फिर से हमारे पास एक बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से क्या बोल रहा है कि मेरे पास सेंटर कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और पास कहाँ से करना चाहिए, ओरिजिन। बेटा देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि अभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले बिना लो कि फिगर क्या बनने वाला है, मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या आने वाली है, ठीक है। तो आपने सर्कल में देखा होगा कि भैया सिंपल सी बात है कि अगर मेरा सर्कल इस सेंटर को टच कर रहा है और ओरिजिन कहाँ पे है, एक्सिस पे, तो भाई अगर मेरा ओरिजिन ये 0,0 ए है, पहली बात 0, ए होगा क्योंकि सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई मेरा ए होगा, तो जे जितना बेटा मेरा ए यहाँ पे होगा बेटा उतनी ही बेटा इसकी रेडियस भी होगी। क्या क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या गया बेटा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर बेटा, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिर्फ एक। अगर आपको याद हो तो यही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था जो आपको बहुत लॉलीपॉप लगा था, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना बेटा, लैंग्वेज में मत फंसिएगा, ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ और पैराबोला having axis on y axis, थोड़ा सा आपका दे रहा हूं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग एक्सिस ऑन y एक्सिस। इसका मतलब आप जानते हैं, आपने एक पैराबोला तो पढ़ा हुआ है जिसका एक्सिस y एक्सिस भी होता है बट ओरिजिन ये होता है। मैं बोल रहा हूँ ऑल, ऑल का मतलब ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, इस तरफ वाले भी काउंट होंगे, वो सभी की मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ इस ये साइडेड नहीं, अपोजिट फेसेस को भी मैं काउंट कर रहा हूँ। मतलब इन सभी पैराबोलाओं की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये जो बनने वाले हैं ना, जिनकी एक्स एक्सिस क्या है, उनकी एज ए एक्सिस वर्क कर रही है, मुझे उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन वो पैराबोलास का क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा देखिए हम जो हमारे पास जो हम जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कभी भी पहले बोले तो पहले तो बात करो इक्वेशन हमारे पास क्या होने वाली है, ठीक है। हम जानते हैं पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, पैराबोलिक इक्वेशन होती है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। बट बेटा इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसकी होती है y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 0। बेटा ये 0 क्या है बेटा, हमारी एक्सिस, हमारी एक्सिस, ठीक है ना। मतलब पैराबोला का जो हमारा ये वर्टेक्स है ये 0 0 वो शो करता है, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ, कहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, आगे, तो क्या y चेंज हुआ, y चेंज नहीं हुआ, बट बेटा x जो था बेटा मेरा 0 से a हो चुका है। a तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हम इसे b बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? तो b कॉमा 0 हो चुका है, तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है बेटा, यहाँ अगर हमने अल्फा किया है तो अल्फा कर देते हैं क्योंकि जो यहाँ पे है वही लिखना ठीक रहेगा, ये अल्फा कॉमा 0 हो चुका है। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या आएगी, वो आएगी बेटा y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4ax माइनस अल्फा। तो बेटा ये मेरे पास है डिजायर इक्वेशन जो मुझे यहाँ से आनी चाहिए थी। अब इसकी मुझे डी निकालनी है, ठीक है। तो कितना आर्बिट्री कांस्टेंट, दो, कौन कौन से, ए और अल्फा, ए और अल्फा। इसका मतलब बेटा मुझे इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट किया मुझे कितना मिलेगा बेटा, 2y डिवाइड अपॉन dx इज इक्वल टू 4a, x का हो गया 1, ठीक है, अल्फा हो गया बेटा 0, ठीक है। इसका बेटा मैं एक बार अभी फिर से और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो बेटा फिर से क्या लगेगा बेटा, uv। तो पहले y कांस्टेंट dy अपॉन dx का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, y इंटू dy अपॉन dx स्क्वायर, प्लस में उसके बाद बेटा उसका क्या होगा बेटा, उसके बाद बेटा मेरा dy अपॉन dx कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है फाइंड कर्व फॉर विच नॉर्मल
एट एवरी पॉइंट पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, मुझे वो कर्व फाइंड करना है, फाइंड कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, जिसके हर एक पॉइंट पे जो कर्व है नॉर्मल है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो बेटा इधर एक पॉइंट याद रखिएगा, मैंने रिमार्क लिखाया हुआ है, अगर आपको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नीड है, ठीक है, इफ d is needed then differential the equation of curve, अगर आपको कभी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो पहले कर्व की इक्वेशन निकालो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, हर बार कर्व निकाला करते थे और फिर बेटा कर्व को हम डिफरेंशिएट किया करते थे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा अगर आपको इक्वेशन कर्व की इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, तो बेटा आपको सबसे पहले आपको इक्वेशन रिलेशन बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, और बेटा उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, सर मैं कैसे निकालूंगा? तो बेटा उधर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो इसने बोला है यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, नॉर्मल बोल दिया इसका मतलब वो स्लोप की बात कर गया। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? नॉर्मल बोलते बंधु धीरे से स्लोप की बात कर गया, और स्लोप की बात करते ही उसने dy अपॉन dx की बात कर ली। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो बेटा पहली बात तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन dy अपॉन dx अंदर x माइनस एक्स वन, होती है नहीं होती? अब बेटा अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो बेटा ये इक्वेशन आ गई मेरी, आई के नहीं आई? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहां से पास करी है, ये एक फिक्स पॉइंट से पास करी है। मान लो बेटा वो पॉइंट जो है मेरे पास वो a कॉमा बी है। क्या है बेटा वो पॉइंट? a कॉमा बी है, ठीक है। तो मैं एक्स वाई की जगह a कॉमा बी डाल दूं तो मेरे पास हो गया x1 माइनस ए अपॉन बी माइनस y1, होगा नहीं होगा? और एक बात और बेटा, अगर आपको याद हो जो इक्वेशन ऑफ कर्व, मान लो ये आपके ये कर्व था, ठीक है, तो ये x1 y1 पॉइंट किस पे थे? कर्व के ऊपर थे। किसके पॉइंट थे? कर्व के ऊपर थे, ठीक है। तो ये x1 y1 कैसे डिट करेंगे बेटा? मैं x1 y1 को x और y में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किसके थे? कर्व के, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस वाई x माइनस ए अपॉन बी माइनस वाई। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला काम क्या होगा बेटा? मैंने कहा ना कि अगर कर्व पूछा हो तो इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो y वाला टर्म इधर और x वाले टर्म इधर, तो मुझे क्या मिल गया? बी वाई बी माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डी एक्स। पूरे फंक्शन का इंटीग्रेट कर दिया, मुझे मिल गया बी माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। बेटा एलसीएम ले लिया, बेटा ये मेरा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है? सर्कल है, जो कि कहां से पास कर रहा है बेटा? ए कॉमा बी से पास कर रहा है, और इसका रेडियस कितना है बेटा? अंडर रूट टू सी, अंडर रूट टू सी। बेटा अगली हेडिंग है हमारे पास रिजॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। बेटा ध्यान रखिए जेई के अंदर ये चार ही तरीके हैं, बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछता। पहला तरीका है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा है होमोजेनियस इक्वेशन, तीसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस, और बेटा चौथा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी। बेटा एलडी सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन की, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन क्या है? पहली बात तो करना क्या है, क्या नहीं करना, व्हाट टू डू, ठीक है। सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट कर दो इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, एंड देन इंटीग्रेट। बेटा सिंपल सी बात है, आपको जो वेरिएबल सेपरेशन वाले होते हैं उन क्वेश्चनों में बेटा आप इजीली एक्स और वाई टर्म को अलग अलग कर सकते हो, मतलब एक तरफ पूरा एक्स और एक तरफ पूरा वाई, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। नोट क्या लिखा हुआ है? नोट देख लीजिए बेटा, हाँ नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड लॉग एक्स, ठीक है ना, should have sin inverse x, cos inverse x, sin inverse c, sec inverse c, log inverse c in the place of c। ये बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन में sin इनवर्स x दे रखा है, log इनवर्स x दे रखा है, या e की पावर x दे रखा है, तो बेटा जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास c एडिशनल आता है, ठीक है ना। तो बेटा मैं उस c को बजाय c के sin इनवर्स c, log इनवर्स, cos इनवर्स c, log c या e की पावर c टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमने कहां पे भी सीखा था? ये हमने बेटा ये बात हमने इंटीग्रेशन में भी देखी थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इफ स्लोप ऑफ ए कर्व इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा ऑफ द कर्व। हाँ मुझे बोला गया एक तरह से फाइंड स्लोप, फाइंड द कर्व पूछा हो, हाँ फाइंड द कर्व इफ स्लोप ऑफ द कर्व इक्विवेलेंट टू रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट एंड, बेटा ध्यान रखना क्या है? एंड
आपको कर्व निकालना है कब, अगर उसका जो कर्व जो रेशियो स्लोप है कर्व का वो किसके बराबर है बेटा, एब्सिसा और कर्व के एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रेशियो के बराबर। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना दे रखा है, ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा वाई बाई एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, पूरा का इंटीग्रेशन मुझे कितना मिल गया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एल एन सी, मैंने कहा था ना एल एन आएगा तो एल एन सी रखूंगा बजाय सी की जगह, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एल एन वाई इक्वल टू एल एन, हम जानते हैं एल एन ए प्लस एन बी कितना होता है, एल एन ए बी, तो बेटा ये हो गया सी एक्स, तो बेटा मुझे आंसर क्या मिल गया, वाई इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, फिर से वेरिएबल सेपरेशन, एक तरफ वाई 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 वाला टर्म एक तरफ, एक्स वाली टर्म एक तरफ, आपके पास ये आ गया, आया कि नहीं आया। अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे बंधु का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। जब भी मैं इंटीग्रेट करूंगा बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कांस्टेंट सिर्फ एक तरफ ही जोड़ना है, दोनों तरफ मत जोड़ देना के साथ दोनों तरफ इंटीग्रेट हो रहा है, दोनों तरफ जोड़ना है, ठीक है। कांस्टेंट सिर्फ एक तरफ ही जोड़ना है, क्यों सर, क्योंकि बेटा दोनों तरफ भी आएगा ना तो उसको एक तरफ ले जाके मैं, हम जानते हैं ना, मान लो इधर C1 बना इधर C2 बना, एज्यूम करो, तो मैं C1 C2 को एक तरफ ले जाऊंगा और दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बोल दूंगा, ठीक है। हाँ तो बेटा आपको कांस्टेंट सिर्फ एक तरफ ही जोड़ना है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आप इसको tan इनवर्स बजाय C के, अगर पूरा फंक्शन tan इनवर्स में है तो बेटा मैं इसको tan इनवर्स C बोलूंगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की बात की थी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाकी बेटा देखते हैं, ये अभी क्वेश्चन आपके होमवर्क है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। फिर से बेटा वेरिएबल सेपरेशन है, आपको वाई अलग करना है, एक्स अलग करना है, ठीक है ना, वाई अलग करना है और एक्स अलग करना है। अगला क्या है बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो उससे अगला क्या है बेटा, उससे अगला है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगला है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला इजीली हो जाएगा, dx मेरा इधर आ गया, इधर आ गया dx, और ये पूरा बंधु मेरा इधर चला गया, इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में इंटीग्रेट कर दो, ये वाला हो गया, ठीक है। इससे प्रीवियस की बात करें तो बेटा हमको इसको e की पावर x को अलग करना पड़ेगा। देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख दूंगा e की पावर माइनस वाई लिख सकता हूं। अब देखो दोनों में से बेटा e की पावर माइनस वाई मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से e की पावर माइनस वाई हट चुका है बेटा, यहाँ से भी e की पावर माइनस वाई हट चुका है, और मैं उसे कहाँ ले लूंगा बेटा, मैं उसको बेटा इधर बिठा दूंगा e की पावर माइनस वाई की टर्म में, ठीक है। और जो dx है बेटा वो बेटा मेरे पास इधर आ जाएगा dx, ठीक है। अब देखो मेरे पास बचा x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन dx, और इधर क्या होगा बेटा, अपॉन में e की पावर माइनस वाई है तो बेटा वो ऊपर 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 आके हो जाएगा e की पावर y dy। अगला काम क्या होगा, दोनों का इंटीग्रेट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगले में देखें बेटा, उससे पिछले वाले में बेटा तो सिंपल सी बात दिख रही है, dy एक तरफ होगा, बाकी इधर जाते ही इक्वल टू में आ गया, और बेटा इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ कर दो, ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो एक्स वाई टर्म एक तरफ, वाई वाले टर्म एक तरफ, ठीक है। हाँ तो बेटा ध्यान रखना है आपको x और y को इस तरह रीअरेंज करना है कि x का एक तरह एक साथ हो जाए और y का एक साथ हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे cos y ln sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू cos x ln sec y प्लस tan y dy, sec y प्लस tan y। बेटा देखिए हाँ एक बात और इस क्वेश्चन की, हाँ ये मैंने सॉल्यूशन दे रखा, इसका लिखा हुआ है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैंने अभी तक नहीं किया क्या, ओके ये रहा बेटा सॉल्यूशन। देखिए बेटा, बेटा देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन था तो मैंने आपसे क्या कहा था, x x एक साथ y y एक साथ, तो देखो ये वाली y की टर्म है, इधर ये x एक्स्ट्रा बैठा है, इधर ये पूरा x का टर्म है, इधर बेटा ये y एक्स्ट्रा बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में जाएगा ये क्या बन जाएगा, sec बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो बेटा मेरे पास क्या बन चुका है फंक्शन, देखो कुछ मेरे पास बन चुका है sec ln sec x प्लस tan x dx, और बेटा इधर मुझे मिल चुका है बेटा sec y ln sec y प्लस tan x dx। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, अगर बेटा मैं ln sec x tan x को t मानता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो t मानते ही 1 अपॉन ln, ln का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, और sec x का क्या हो जाएगा बेटा, sec x का हो जाएगा sec x tan x, क्या हो जाएगा sec x tan x, और tan x का कितना हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है। बेटा दोनों में से tan कॉमन sec कॉमन आ गया,
तो बेटा ये मेरा कट गया, मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ sec x dx। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरे पास सीधा क्वेश्चन हो गया, ये बन गया t और दूसरा बन गया dt, तो मेरे पास t स्क्वायर और ये स्क्वायर, बेटा ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इधर मैं आपको एक चीज और बताने वाला था, जो मुझे बताना चाह रहा था। बताने वाली चीज क्या थी बेटा, देखो जब हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। ठीक है बेटा, जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपसे सिंप्लीफाई किया आपने इसको, ठीक है ना, इक्वेशन निकाली, तो मुझे क्या मिला, देखो y dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई किया बेटा, मेरे पास बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर कई बार आपको सीधे सीधे भाषा नहीं बोलता है ना, क्वेश्चन इतना सा है बट उसकी भाषा इतनी टिपिकल होगी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका मतलब बेटा ये एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बेटा, -1,0, -1, इसका सेंटर क्या है बेटा, -1,0, इसका सेंटर है और रेडियस कितनी है c। तो बेटा एक्चुअल में अगर आपका कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी हम किसी भी इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड करते हैं तो बेटा वो एक्चुअल में एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर देता है, क्योंकि जैसे से आप c को चेंज करते जाएंगे आपके पास एक नया कर्व मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा, नया कर्व मिलता जाएगा। और इधर अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एक्चुअल में एक फैमिली ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 0,1 पे फैमिली ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका सेंटर क्या है बेटा, 1,0 का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कर्व एक सेंटर को एक फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका सेंटर क्या है, 0,1। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इसको इस टर्म के फॉर्म में भी लिख सकता है। ठीक है, और भी कैसे लिख सकता है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसी टर्म को, कि इट इज रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सर्कल, इट रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सर्कल on whose center is on x axis, whose center is on x axis। देखो सेंटर कहां पे इनका सभी का, x axis जा रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कुछ इस तरह से आएगा हमेशा। ठीक है, x axis at distance 1 from the origin, whose center is at x axis at distance 1 from the origin। बड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनर आपको जो एडवांस की बात करें, एडवांस में मल्टीपल चॉइस के लिए बच्चों को लैंग्वेज में भी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी भी समझाया था, ये भी हमसे हो जाएगा। ये इस टाइप क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है ना, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ सॉल्यूशन ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कैन बी रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपको अगर ये जो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा, वो y इज इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और f0 अब मेरे पास 1 है, तो बेटा मुझे f5 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? देखिए पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx में, तो पहली बात तो बेटा कर्व निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो सेपरेट हो सकते हैं बेटा, ध्यान रखना वेरिएबल सेपरेशन हमारा एप्लीकेबल कब होता है, जब मैं x और y को सेपरेट कर सकता हूं। देखो इजीली सेपरेट हो सकते हैं, हम जानते हैं। देखो मेरे पास वाई वाई एक्स एक्स अलग आ गया, ठीक है, ये और वाई वाई देखो मेरे पास अलग आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो देखो मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा, मेरे पास रह जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई, इधर कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा है साइन को टी मानूंगा, ऊपर डी टी बैठा है। ठीक है, तो ये 2 1 अपॉन टी हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एल एन 1 प्लस वाई, इधर से मुझे क्या मिल गया बेटा, माइनस एल एन 2 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, सी की जगह एल एन सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इसको उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिल गया बेटा, एल एन इधर जाते ही प्लस हो गया, प्लस होने का मतलब मल्टीप्लाई, तो बेटा मुझे मिल गया एल एन 1 प्लस वाई ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एल एन सी। बेटा पूरे में से एल एन नेग्लीफाई, बेटा मेरा कर्व आ चुका है 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये बेटा मेरे पास क्या आ चुका है बेटा, ये मेरे पास कर्व आ चुका है। ठीक है, अब बेटा ये एक्चुअल में एक जनरल इक्वेशन निकली। क्या निकली है? जनरल इक्वेशन। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा कि y0 मेरे पास 1 है। y0 होने का मतलब समझेगा जरा कि भाई x की वैल्यू जब जब मैं 0 ले रहा हूं y मेरे पास 1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। इसका मतलब 0,1 बेटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा y की जगह 1 डालो, x की जगह 0 डालो। मुझे क्या मिला बेटा, देखो 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0, तो बेटा मेरे पास c आ चुका है 4। तो मेरे पास कर्व क्या आ चुका है, 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब बेटा मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना पाई क्या है बेटा, पाई मेरा x है, पाई मेरा x है, और मुझे एफ ऑफ पाई निकालना है, मतलब मुझे एफ वाई निकालना है। क्या निकालना है? वाई निकालना है।
ठीक है, तो y की जगह 1 प्लस वाई, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, 1 प्लस वाई, इधर क्या आएगा 2 प्लस साइन पाई, और बेटा साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई कितना होता है 0, तो बेटा ये तो हो चुका है 0, ये 4 और ये 2 काट देंगे अपने आस में, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो बेटा मेरे पास y क्या आ चुका है बेटा, मेरे पास y आ चुका है 1। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है y डैश इज इक्वल टू y प्लस 1, y0 मुझे 1 दे रखा है, मुझे y ln2 निकालना है बेटा, सेम जेई का क्वेश्चन। बेटा देखिए जेई का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, पहले y डैश निकालो, y डैश कितना आएगा dy अपॉन dx, तो मुझे मिल गया dy अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू dx, तो ln x प्लस 1 इज इक्वल टू c प्लस, तो बेटा y क्या मिल गया बेटा, देखो फिर से अब वैल्यूज डाल दूं, मुझे दे रखा है y0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x0 y1 वैल्यू को डाला, तो बेटा c कितना मिल गया बेटा मुझे ln2, तो यहाँ से क्या मिल चुका है बेटा y इज इक्वल टू ln y प्लस 1, ln y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस ln2, मुझे क्या निकालना है y ln2 निकालना है, इसका मतलब x की जगह ln2 डाल दूं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं x की जगह ln2 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा y ln y प्लस 1 इज इक्वल टू ln x की जगह ln2 प्लस ln2, होगा नहीं होगा? हाँ जी, अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई, हम जानते हैं ln a प्लस b कितना होता है ln a b, तो बेटा यहाँ पे आ गया ln4 और ये भी ln, दोनों ln नेगलिफाई, तो बेटा मुझे क्या मिल गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपका आंसर आ गया, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, हार्ड था क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, रिप्रेजेंट फंक्शन बाय ग्राफ व्हेन इनिशियल वैल्यू देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy is equal to 100 minus y where y0 is equal to 50, where y0 is equal to 50। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, कर्व ये दे रखा है, इसका मतलब dy upon dx, तो मुझे क्या मिल गया dy upon 100 minus y is equal to dx, इंटीग्रेट कर दिया तो बेटा मुझे मिल गया माइनस ln 100 minus y is equal to c plus x। ठीक है क्लियर? अब बेटा मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है y0 is equal to 50, इसका मतलब x0 पे y मुझे 50 मिल रहा है। ठीक है, तो x0 डाल दूं, y मुझे 50 मिल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 100 माइनस 50, तो बेटा ये हो गया 50, ये क्या हो गया 50, और ये हो गया 0, तो बेटा मुझे c कितना मिल चुका है बेटा, मुझे c मिल चुका है माइनस ln 50, माइनस ln 50। ठीक है, इसका मतलब कर्व क्या मिल गया, माइनस ln 100 माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 100 ln 50। ठीक है, आपको दिख रहा है बेटा, पूरे फंक्शन को एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना, इधर जाते ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इधर मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया ln 50 यहाँ पॉजिटिव में आ गया, इधर आने पे इधर से रिमूव हो गया, तो हम जानते हैं ln a माइनस बी कितना होता है ln a बाई बी, तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा ln 50 अपॉन 100 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अगला काम क्या होगा बेटा, e की पावर x लगाना। ठीक है, ln रिमूव करते ही ये आ गया बेटा e की पावर x, अगला काम रेसिप्रोकल कर दिया, तो बेटा मेरे पास आ चुका है बेटा 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो y कितना आ गया बेटा, y आ गया 100 माइनस 50 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, बेटा सिंपल सा ग्राफ बनने वाला है। पहली बात तो आप समझिएगा, e की पावर एक्स का ग्राफ, माइनस का ग्राफ कौन सा होता है बेटा, ये वाला, ये होता है e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, अगर बेटा आप इससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम जानते हैं अगर मैं किसी कर्व का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा उसकी मिरर इमेज बन जाती है नीचे, मतलब बेटा उसकी मिरर इमेज बन जाएगी कहीं नीचे, बिल्कुल सेम इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ये पॉइंट कितना होगा बेटा, ये पॉइंट होगा बेटा माइनस 50, 0 माइनस 50, ये पॉइंट कितना होगा बेटा 0 माइनस 50। क्या सभी को इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? 0 माइनस 50। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे बोल रहा है कि भैया प्लस 100, मतलब इसी पॉइंट को बेटा मुझे ऊपर 100 शिफ्ट कर देना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी पॉइंट को मुझे ऊपर 100 शिफ्ट कर देना है, तो बेटा जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो बेटा सेम जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट होता है तो कहाँ जाएगा बेटा, ये ग्राफ देखो ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये सेम चीज ऊपर शिफ्ट होकर ये कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर और ये इधर, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस 50 के बजाय 0,50। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है नॉर्मल इज ड्रॉन एट ए पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व। एक नॉर्मल, एक x, y पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ की गई है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट मीट x एक्सिस एट पॉइंट q। ये जो नॉर्मल है बेटा वो x एक्सिस पे मीट कर रही है, किस पे, पॉइंट q पे। ठीक है ना, और बेटा ये वाला पॉइंट p है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इफ pq इज कांस्टेंट लेंथ के, अगर pq की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, मतलब p तो मेरे कर्व के ऊपर है और बेटा x जो है q पॉइंट है जो मेरा x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, सच दैट
डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब द कर्व इस तरह से कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व को डिस्क्राइब कर रही है वो क्या है, y dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट k माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, पहली बात तो ये आपको बताना है कि भाई यही यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको डिस्क्राइब करेगी। दूसरा करना है बेटा, दूसरा क्या बात बोल रहा है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0, k। उसके बाद बेटा आपको इक्वेशन ऑफ कर्व भी निकालनी है जो 0, k से पास करे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहली बात आपसे बोला गया है कि वो कर्व जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, पहली बात तो उसने पूछी है। दूसरा बेटा वो पूछ रहा है कि आप उस इक्वेशन को भी निकालो जब आपका कर्व 0, k से पास करे। क्या करे? 0, k से पास करे। बेटा देखिए, एग्जामिनर बोर्ड से बोल रहा है कि भैया मेरे पास जो लेंथ है, नॉर्मल की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। नॉर्मल की लेंथ क्या होती है बेटा? सभी क्या होती है? वाई सेक थीटा, याद है सभी को? हाँ जी, ये मेरा थीटा होता है, ये मेरा वाई होता है, तो ये कितना आ गया? वाई सेक थीटा। तो सर सेक तो हम देखो बेटा एक्चुअल में क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये आपका थीटा है, ये आपका वाई है, क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कितना होता है, कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी वाई है, मतलब वाई आपके लिए ऑलवेज नोन रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, क्योंकि कर्व में वाई रहता है तो ये हो गया वाई। और बेटा हम जानते हैं कि अगर मैं हाइपोटेनियस को इस पे घेरता तो अगर ये h मेरा है, तो अगर मैं h को इस पे घेरता तो मेरे पास h cos थीटा इज इक्वल टू वाई आता। ठीक है, बट अगर मैं y को cos सेक इस पे घेरूंगा तो y अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू h आएगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? ये चीज अगर ये इधर जाती है तो बेटा मैं इसको y cos थीटा लिखता हूं, अगर ये y है तो। ठीक है ना, हाँ क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अगर मुझे उल्टा करना है, अगर मुझे उल्टा करना है, उल्टा, तो वो सेक हो जाता है। ठीक है, ये आपने उसमें इस टाइप की गलती हम कॉमनली वहां पे मैकेनिक्स के अंदर करते भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाई सेक थीटा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो भी निकाल भी सकते हैं भैया, ये सिंपल सी बात है, ये एच हो गया, ये एच मुझे निकालना है, या नॉर्मल एन बोल देता हूँ इसको मैं, एन बोल देता हूँ तो मुझे दिख गया वाई बाई एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा वाई बाई एन हो गया आपका साइन थीटा। बेटा ये आपका थीटा होता है तो ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल है ना ये, हाँ ये नॉर्मल है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये सेक में चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन एस, तो s कितना आ गया, y अपॉन साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा, cos थीटा, तो बेटा ये आ गया सेक थीटा। ठीक है, तो बेटा ये तो एक तरह से डेरिवेशन निकालने का तरीका है कि तुरंत हमको एग्जाम में याद ना करना पड़े, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है हम तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया y सेक थीटा। दूसरा बेटा अगर आपको याद हो तो हमने एओडी में पढ़ाया हुआ है, मैं तो भूल ही गया था, हमने एओडी में इसको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, हाँ टेंजेंट नॉर्मल में, तो ये कितना आ गया, बट हम तो जानते हैं डी अपॉन डी एक्स को, तो सीधी सी बात है मैं टेन में बात करूंगा, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन कितना होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, बट फिर से काम की बात कि भाई हम तो इसको स्क्वायर रूट को हैंडल ही नहीं करते, स्क्वायरिंग कर दो, इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है तो के मान लिया, तो बेटा मुझे कितना मिल गया वाई स्क्वायर 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। बेटा अगला काम मल्टीप्लाई कर दिया और y को इधर आया, तो बेटा ये आ गई मेरी फाइनल इक्वेशन जो हमको दे रखी थी डी की फॉर्म में। ठीक है ना, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि बेटा मेरे पास सिर्फ एक ही के दे रखा था। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, पहला आंसर निकल गया। दूसरा क्या है, इक्वेशन निकालो, तो हम जानते हैं बेटा इक्वेशन के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो एक्स एक्स एक साथ और वाई वाई एक्स एक साथ, तो बेटा मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, बट अभी बेटा मेरे पास कर्व आया है, आगे क्या बोल रहा है बेटा, ये कर्व 0, k से पास होना चाहिए था, तो बेटा अगर मैं 0 वाई एक्स की जगह 0 और वाई की जगह k पुट करूंगा तो बेटा मुझे c कितना मिल जाएगा 0। इसका मतलब कर्व क्या आ गया, अंडर रूट में k माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये कितना मिल गया बेटा, ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये क्या है बेटा, एक्चुअल में फैमिली ऑफ सर्कल्स है whose origin are origin, जिसकी ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आज की क्लास हम यहीं पे कंटिन्यू खत्म करते हैं, अगली क्लास में बेटा इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।